वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत होने में अब तकरीबन 100 दिन का समय रह गया है और 100 दिन से भी कम का समय रह गया है और ऐसे में अभी भी टीम इंडिया का जो सिलेक्शन है उस पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। कौन टीम में होगा, कौन टीम में नहीं होगा। अगर सोशल मीडिया पर देखें तो लगातार अपने अपने जो फेवरेट खिलाड़ी हैं उनको प्लेइंग 11 में डालने की चर्चाएं चल रही हैं। कोई कह रहा है कि फला खिलाड़ी होना चाहिए, कोई कह रहा है कि फला खिलाड़ी नहीं होना चाहिए। ऐसे में अब मेरे साथ मेरे दोस्त राजकुमार मौजूद है। राजकुमार से समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, परफॉर्मेंस के हिसाब से ये तोलने की कोशिश करते हैं कि प्लेइंग 11 में असल में किसको जगह मिलनी चाहिए और किसको जगह नहीं मिलनी चाहिए। राजकुमार, प्लेइंग 11 लगातार चर्चाओं का विषय रहती है। हालांकि जब सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन से काफ़ी लोग नाराज भी होते हैं। 140 करोड़ हमारी आबादी है, 140 करोड़ क्रिकेट फैंस भी हैं, उनको खुश करना बड़ा मुश्किल का काम है। प्लेइंग 11 में किसको जगह मिलनी चाहिए? शिखर धवन को लेकर भी तमाम तरह की बातें चल रही हैं। कुछ खिलाड़ी अनफिट हैं, उनकी फिटनेस को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही हैं। सबसे पहले अपनी प्लेइंग 11 बता दीजिए, आप किसको चाहते हैं? देखिए, अगर हम सबसे पहले अपनी प्लेइंग 11 की बात कर ले, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो प्लेइंग 11 में जो पॉसिबल इस समय इंडियन टीम का हो सकता है, मैं ओपनिंग जोड़ी जो अभी इस वक्त हमारी चल रही है वो शुभमन गिल और रोहित शर्मा, जो कि शायद मुझे नहीं लगता है कि किसी के भी प्लेइंग 11 में ये शामिल ही होंगे, ऐसा लगता है। तीसरे नंबर पर विराट कोहली, जो कि तय ही है, उनका तो होना तय है। सबसे बड़ी समस्या चौथे और छठे नंबर को लेकर है भारतीय टीम में। चौथे नंबर को लेकर इसलिए समस्या आ रही है क्योंकि श्रेयस अय्यर हमारे पास फिट नहीं है। क्या हम सूर्य कुमार यादव को चौथे नंबर पर प्रमोट कर सकते हैं? अगर श्रेयस अय्यर नहीं होते हैं फिट तो सूर्य कुमार यादव मेरे चौथे नंबर पर रहेंगे। पांचवें नंबर पर वही जो हमारा कीपर बैट्समैन को लेकर जो समस्या चल रही है ऋषभ पंत के इंजर्ड होने के बाद, और उधर केएल राहुल का ना तो परफॉर्मेंस था और उनके इंजर्ड होने के बाद समस्या बहुत विकट हो गई है। पांचवें नंबर पर अगर केएल राहुल फिट होते हैं तो मैं केएल राहुल को रखना प्रीफर करूंगा, नहीं तो ईशान किशन और संजू सैमसन, इन दोनों में से अगर कोई भी टीम में आ जाए तो भारतीय टीम इसको लेकर साथ चलेगी। छठे नंबर पर फास्ट बॉलर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या हमारे साथ रहेंगे। उसके बाद रविंद्र जडेजा का नंबर आता है। स्पिनर में जो एक स्पिनर कुलदीप यादव या यजुवेंद्र चहल, इसी दोनों में से कोई एक हमारे स्पिनर के तौर पर रहेंगे। उसके बाद हमारे 3 फास्टर, अगर बुमराह फिट होते तो वो टीम में होंगे, अगर बुमराह फिट नहीं होते हैं तो मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, और मैं पर्सनली शार्दुल ठाकुर के साथ जाना चाहूंगा क्योंकि आपको अपने बैटिंग को भी नीचे डीप करना पड़ेगा। इसलिए मैं एक शार्दुल ठाकुर को साथ लेकर चलना चाहूंगा क्योंकि भारत में फास्ट बॉलर को तो उतनी मदद मिलनी नहीं है। कहीं ना कहीं आपके पिच पर स्पिनरों को मदद मिलेगी, तो उन स्पिनरों में आप अगर 1-2 ऊपर नीचे करने चाहे, क्योंकि आप अगर ये सोच के चले रविंद्र जडेजा है, 2 फास्ट बॉलर प्लस अगर आप एक यजुवेंद्र चहल और कुलदीप यादव में से एक को रख लेते हैं तो उसके बाद आप अक्षर पटेल को भी शार्दुल ठाकुर की जगह डाल सकते हैं। अभी एक तेज गेंदबाज बच रहा है। नहीं, दो तेज गेंदबाज, मतलब मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज, अगर बुमराह फिट नहीं होते हैं तो। और एक तेज गेंदबाज के तौर पर आपके हार्दिक पांड्या। आपके पास 3 तेज गेंदबाज हो जाएंगे, 2 स्पिनर ऑलराउंडर हो जाएगा। प्लेइंग 11 में अर्शदीप की जगह नहीं बन रही? मेरे हिसाब से नहीं बन रही है। अगर आप 2 फास्ट बॉलर के साथ जाना चाह रहे हैं, अगर आप इंडियन पिच के हिसाब से जाना चाह रहे हैं। अच्छा, रिजर्व में किन किन खिलाड़ियों को रखा है आपने? रिजर्व में आपके साथ अक्षर पटेल चले जाएंगे, अर्शदीप सिंह रिजर्व में चले जाएंगे। अगर आप भुवनेश्वर कुमार को कंसीडर करना चाहते हैं तो आप भुवनेश्वर कुमार को रख सकते हैं। उसके बाद संजू सैमसन को मैंने पहले बताया था, अगर केएल राहुल, ईशान किशन में वहां पे प्रॉब्लम होती है तो संजू सैमसन को रिजर्व में डाला चलेगा। ये 4-5 खिलाड़ी हैं जो रिजर्व में मुझे लगता है कि बेंच में रहेंगे ही रहेंगे। अच्छा, मैं अब यहाँ पर कई सवाल हैं। आप रोहित शर्मा और शुभमन गिल के साथ बतौर ओपनर जा रहे हैं, संभवतः होंगे भी यही, क्योंकि अगर शिखर धवन को टीम कंटिन्यू करना चाहती तो ज़्यादा चांसेस भी देती, मौके भी देती। उसके अलावा विराट कोहली के साथ आप चले गए। श्रेयस अय्यर अगर फिट नहीं होते हैं तो आप सूर्य कुमार यादव के साथ चले गए, और केएल राहुल है आपकी टीम में अगर फिट होते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि केएल राहुल का अगर आप विकल्प हो सकता है, वो संजू सैमसन हो सकते हैं ईशान किशन की जगह? नहीं, समस्या ये आ रही है कि संजू सैमसन को जब भी मौका दिया गया है उन्होंने उस तरीके से नहीं बुनाया है। आपको मौका, एक होता है कि मौका नहीं मिलना, क्योंकि इंडियन टीम में इतना कॉम्पिटिटिवनेस है कि आपको 10 अब चांस नहीं मिल सकते। पुराना आपको 2, 3, 4 मैच में ही अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। भले आप 100 ना मारे, आप 50 ही मारे, लेकिन एक तरीका होता है खेलने का,
अब अपना विकेट फेंक के नहीं आ सकते हैं। सूर्य कुमार यादव ने उसे ग्रैब किया था ना, उन्होंने टी20 में ग्रैब किया, फिर तो वो वनडे टीम में आए। तो संजू सैमसन के साथ समस्या ये आ रही है कि वो आईपीएल में तो परफॉर्मेंस कर दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनको नेशनल टीम में प्रमोट किया जा रहा है, वहां पर ऐसा लगता है कि वो तेजी से रन बनाने के चक्कर में अपना विकेट फेंक दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं, लेकिन संजू के अगर पिछले कुछ, चूंकि पिछला वर्ल्ड कप में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था और लगातार उनके जो फैंस थे वो यही बात कह रहे थे कि संजू सैमसन को, क्योंकि आंकड़े उनकी जो एवरेज थी वो 45-48 के आसपास थी बैटिंग में। पिछले 2 सालों में उन्होंने खासकर लिमिटेड ओवर में, और लिमिटेड ओवर में भी खासकर जो 50 ओवरों की क्रिकेट है उसमें अपने आप को इम्प्रूव किया है। तो क्या उसका, और चूंकि ईशान किशन के साथ थोड़ा सा ड्रैग ये भी है जो उनके खिलाफ बात जा रही है कि वो बतौर ओपनर अब तक टीम इंडिया के लिए खेलते आए, अच्छा भी किया है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में उनको ना ज़्यादा आजमाया गया है और ना ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन भी है उनका। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि संजू सैमसन को प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अभी उतने मैच तो है नहीं। अगर उनको मौका मिलता है इन 100 दिनों के अंदर में, तो कहीं ना कहीं उनको ये दिखाना पड़ेगा कि वो 5वें 6ठे नंबर के बल्लेबाज के तौर पर एक फिट बल्लेबाज है। और वो उनको, क्योंकि ईशान किशन ने आपको डबल हैंडेड, भले उन्होंने ओपनिंग करके वो लगाई थी, आप एडजस्ट तो करते ही हैं। केएल राहुल भी नीचे के खिलाड़ी तो है नहीं, केएल राहुल भी तो ओपनिंग ही करते हैं, आपने उसको एडजस्ट करके नीचे खिलाया था ताकि एक एक्स्ट्रा बैट्समैन मेरे पास हो जाए और एक कीपर भी हो जाए। तो आपने उनको एडजस्ट किया था। अगर संजू सैमसन परफॉर्मेंस कर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं ईशान किशन पे एज ले चले जाएंगे। उसके बाद आपके 2 ऑलराउंडर हैं, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा। इनमें तो कोई संदेह है नहीं कि ये टीम में होंगे ही होंगे। इसके अलावा स्पिनर्स की बात करते हैं, युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव। दोनों ही जो गेंदबाज हैं उनका पिछले कुछ टाइम से ऐसा प्रदर्शन रहा नहीं है कि जिस पर हम बहुत ज़्यादा विश्वास कर पाएं, क्योंकि युजवेंद्र चहल ने हालांकि इस बार आईपीएल में गेंदबाजी अच्छी की है, कुलदीप के भी विकेट आए हैं, लेकिन इंप्रेसिव गेंदबाजी लिमिटेड ओवर में दोनों ने इंटरनेशनल क्रिकेट में खासकर लंबे टाइम से नहीं की है। इन्हीं दोनों के साथ जाएंगे या कोई विकल्प भी देखेंगे आप, अश्विन की तरफ देखना चाहें या फिर एक मिस्ट्री गेंदबाज अपनी टीम में लेके आना चाहें, कुछ और? नहीं, देखिए, अगर युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव परफॉर्मेंस के देखिए, आपके पास एक एक्सपीरियंस कंपेनर भी स्पिनर चाहिए, क्योंकि आप वर्ल्ड कप के मैच में उतर रहे हैं, कोई आप बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक्सपीरियंस, आप इन 100 दिनों में एक्सपेरिमेंट जरूर करेंगे कि मेरा टीम 11 क्या होगा। हम अभी एक अंदेशा लगा रहे हैं कि ये हो सकते हैं। इन 100 दिनों के बीच में जब हम एशिया कप खेलेंगे और सब जब हम बायलैटरल सीरीज खेलेंगे, तो कहीं ना कहीं चयनकर्ता और कोच और कप्तान ये तय करेंगे कि हमारा टीम 11 क्या होगा, हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से प्लेयर है, फिर ही जाकर हम तय करेंगे। आप बोल रहे हैं कोई मिस्ट्री स्पिनर, हमने टी20, आपको याद हो गया चैंपियंस ट्रॉफी में हम नहीं 2021, हाँ 2021 वर्ल्ड कप में हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। हमारे साथ क्या हुआ वो सब ने देखा। हाँ, एक स्पिनर है रवि बिश्नोई, जिसको कहीं ना कहीं चयनकर्ताओं के स्कीम ऑफ थिंग्स में वो जरूर होंगे कि क्या रवि बिश्नोई को, अगर युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, तो क्या रवि बिश्नोई का टीम में जगह बन सकता है। मतलब उनको भी हम रिजर्व में डाल दें? हाँ बिल्कुल, एक रिजर्व में वो हो सकते हैं, क्योंकि रवि बिश्नोई ने परफॉर्मेंस दिखाया है और उनको दिखता है कि वो लेग स्पिनर के तौर पर आगे भारत के भविष्य भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अश्विन को वनडे टीम में जगह मिलेगी। अब आते हैं गेंदबाजों पर। आपने सबसे जो इंटरेस्टिंग नाम है शार्दुल ठाकुर, उनको टीम में रखा है, और बुमराह की जगह, अगर बुमराह आते हैं तो बुमराह ठीक है, बुमराह नहीं है तो शार्दुल ठाकुर को। आपको नहीं लगता कि इसमें दो ऑलराउंडर पहले से ही, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, एक स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज ही लेकर आए शार्दुल ठाकुर की जगह? नहीं, देखिए, आप ये स्पेशलिस्ट गेंदबाज अगर यही वर्ल्ड कप इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में हो रहा होता, मुझे लगता है कि वहां पे आपको एक स्पेशलिस्ट गेंदबाज की जरूरत पड़ती। आप इंडिया में खेल रहे हैं, जब आप, अगर मान के चलिए, अगर आप कोई स्पिन ट्रैक पे खेलने के लिए टीम उतरती है, तो आप ऑब्वियसली 3 स्पिनर के साथ जाएंगे। लेकिन जब कोई स्लो पिच पे आप खेलने उतरेंगे, जहां पे बैटिंग फ्रेंडली पिच होगी, वो तो दिख ही जाता है बैटिंग फ्रेंडली कौन सी पिच होगी। शार्दुल ठाकुर आपको विकेट निकाल कर देते हैं, और उनके अंदर ये क्षमता है कि अगर 30-40 रन बनानी पड़ जाए तो वो रुक कर भी खेल सकते हैं और स्पीड में भी खेल सकते हैं। लेकिन अगर आप, क्योंकि आपके पास, आप इंग्लैंड की टीम को ही देखिए, वो 8वें 9वें 10वें नंबर पर जाकर खेल जाते हैं। ठीक है, वो उनके बॉलर स्पेशलिस्ट भी होते हैं, लेकिन आपके पास वो पूल तो है नहीं। आपके पास जो सबसे बेस्ट है आप उन्हीं में से निकालिए, क्योंकि आप अर्शदीप को अगर लाते हैं
उनके पास बैटिंग क्या है? अगर उनके पास 5 रन भी 2 गेंद पे बनानी पड़ जाए तो शायद आप अर्शदीप से तो उम्मीद नहीं करेंगे कि वो एक हिट लगा दे। तो यही समस्या, इसलिए शार्दुल को कहीं ना कहीं टीम में कंसीडर जरूर किया जाएगा। फिट करना जरूरी था। और इसके अलावा आप जो 2 तेज गेंदबाज हैं, मोहम्मद शमी हैं और मोहम्मद सिराज हैं। मोहम्मद सिराज चूंकि आईपीएल तो अच्छा गया था उनका और स्विंग भी दिखाई थी उन्होंने कई मुकाबलों में, टेस्ट क्रिकेट में भी उनकी गेंदबाजी दमदार रही है। लिमिटेड ओवरों में टीम इंडिया की अगर पिछले कुछ मुकाबले देखें या पिछले कुछ सालों से देखें तो अर्शदीप पर उन्होंने काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया है। अर्शदीप क्यों नहीं, मोहम्मद सिराज क्यों? क्योंकि अर्शदीप के पास मुझे ऐसा लगता है बेहतर यॉर्कर है, एक लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज आपको मिल जाएगा, एक वेरिएशन मिल जाएगा। उसके अलावा उनके पास दोनों तरफ की स्विंग है। आपके पास मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज लगभग एक ही तरह की क्वालिटी गेंदबाज है। देखिए, आप एक तरीके से देखिएगा कि इंडियन पिच पर मुझे नहीं लगता है कि वर्ल्ड कप के मैचों में बहुत ज्यादा स्विंग देखने को मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि पिच कहीं ना कहीं एक फ्लैट टाइप का पिच ही बनेगा, जहां पे ठीक है बॉलर को मदद तो मिलेगी, लेकिन आप जो स्विंग बॉल हिलने की बात करते हैं शायद वो ना मिले। अब आपको कैसा बॉलर चाहिए जो आपको विकेट निकाल कर दे, जो पिच पर हिट करके बल्लेबाज को पीछे धकेल सके, और वो क्षमता मुझे नहीं लगता था इस वक्त अर्शदीप के पास है। आपने देखा होगा कि अर्शदीप जब भी कोई फ्लैट पिच पर जाते हैं तो वो बहुत मार खाते हैं, ऐसा हमने देखा भी है। और अर्शदीप यॉर्कर डालने के चक्कर में कई बार उनका वो जो परफॉर्मेंस होता है बिगड़ता भी है। और रह गई सिराज की बात, तो सिराज इस वक्त अपने लय में है। आप लय में रहने वाले बॉलर को बाहर नहीं रख सकते हैं, भले आपके सेम ही टाइप के 2 बॉलर। आपने श्रीलंका के सीरीज में देखा था किस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे थे। टेस्ट मैच में आपने देखा जब वो T20 और टेस्ट में परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि वनडे में वो जरूर परफॉर्मेंस बाहर को निकाल कर देंगे। बिल्कुल दे सकते हैं। और इसके अलावा रिजर्व में राजकुमार ने रखे अक्षर पटेल, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार और संजू सैमसंग। अक्षर पटेल पर बातचीत नहीं हुई। अक्षर पटेल यार दिल्ली के लिए बड़ा कमाल की बल्लेबाजी की उन्होंने, और गेंदबाजी में तो बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिले, उसके लिए तो खराब कप्तानी कहेंगे। डेविड वार्नर की कोच थे उसके, रिकी पॉन्टिंग और द ग्रेट दादा सौरभ गांगुली। उतना अच्छा गेंदबाजी में उनका इस्तेमाल नहीं हुआ। शायद टीम इंडिया में बेहतर इस्तेमाल हो सकता है अगर मौका मिले। हालांकि रविंद्र जडेजा बहुत दमदार है, तो वही ज़्यादा दमदार है। प्रॉब्लम वही आ जा रही है कि आप क्या अक्षर पटेल रविंद्र जडेजा को रिप्लेस कर सकते हैं? क्या अक्षर पटेल वो क्वालिटी इंडियन टीम में डाल सकते हैं जो रविंद्र जडेजा डाल सकते हैं? क्योंकि अक्षर पटेल ठीक है, बॉलिंग और बैटिंग उनका अच्छा है, लेकिन रविंद्र जडेजा उनसे एज फील्डिंग में लेकर चले जाते हैं। अक्षर पटेल अच्छे फील्डर है, लेकिन रविंद्र जडेजा से अच्छे फील्डर नहीं है। रविंद्र जडेजा 3D प्लेयर है, और 3D प्लेयर की 2021 में भी बहुत 2019 में भी बहुत चर्चा हुई थी जब हम वर्ल्ड कप खेलने गए थे, और 3D प्लेयर की उस समय विजय शंकर के तौर में बहुत बातचीत हुई थी। लेकिन देखते हैं क्या प्लेइंग 11 चुनी जाती है और क्या अंतिम 15 होंगे, क्योंकि अंतिम 15 में जो खिलाड़ी होंगे उन पर भी नजर रहने वाली होगी। टीम इंडिया के साथ थोड़ी फिटनेस की प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन उम्मीद करते हैं जो अब 100 दिन बचे हुए हैं, तकरीबन 100 दिन से भी कम है, उनमें कोई ज़्यादा बड़ी इंजरी ना हो। जो खिलाड़ी अनफिट होकर आए हैं वो फटाफट से फिट हो जाएं। और चूंकि भारत में वर्ल्ड कप हो रहा है तो मज़ा तो आने वाला है, लेकिन टीम इंडिया पर उतना ही प्रेशर भी होगा। आप सब मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।